So today we will start our last unit of our course, linear integrated circuit. This is our unit number 5. This is the last unit. The name of the unit is specialized IC application, जिसमें दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हम टाइमर आईसी 555 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट सर्किट्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस हम देखेंगे. और सेकंड पार्ट होता है फेज लॉक लूप, जो हम इसके बाद देखेंगे. उसमें क्या क्या सिलेबस हमें डिस्कस करना है. आईसी 555, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद पिन डायग्राम और उसके डिफरेंट पिन के फंक्शन, बाद में अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, उसकी सर्किट डायग्राम, ऑपरेशन, वेव फॉर्म, देन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, देन बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. ओके, उसके बाद स्मिथ ट्रिगर देखेंगे हम, स्मिथ ट्रिगर विद द हेल्प ऑफ आईसी 555 एंड वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर. ठीक है, ये इतना सिलेबस हमें ये यूनिट में डिस्कस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि टाइमर क्यों बोलते हैं इस आईसी को. व्हाई दिस आईसी इज कॉल्ड टाइमर आईसी? क्योंकि ये आईसी क्या करती है, टाइम सेट करती है. टाइम सेट करती है मतलब जिसका इनपुट टाइम होता है. अब टाइम इनपुट होता है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि हमें तो ये मालूम है कि हर सर्किट को कुछ इनपुट होता है और कुछ आउटपुट होता है. सर्किट मतलब क्या, जिसे कुछ ना कुछ हम इनपुट देते हैं और उसका कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिलता है. तो टाइमर आईसी ये भी ऐसी ही सर्किट है कि जिसे कुछ ना कुछ इनपुट रहता है और कुछ आउटपुट मिलता है. पर जो इनपुट है वो हम हमारे हिसाब से दे सकते हैं. हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब इनपुट देना है. ओके, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी सर्किट को अगर सपोज हमें इनपुट देना है तो इस पर्टिकुलर टाइम में अभी 2 घंटे के बाद हमें इस सर्किट को इनपुट जाना चाहिए, तो हम टाइम सेट कर देंगे. टाइम सेट करने के बाद 2 घंटे में सर्किट को इनपुट जाएगा. तो वो टाइम सेट करने के लिए जो सर्किट हम डिजाइन करते हैं उसे टाइमर सर्किट बोलते हैं. ओके, और टाइमर आईसी जो है आईसी 555, या आईसी 555 के यूज करके हम नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर भी डिजाइन कर सकते हैं, जिसको मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं. मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस आईसी 555 वी कैन डिजाइन द नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल जनरेटर आल्सो. ओके, तो देखो, द टाइमिंग एंड काउंटिंग सर्किट्स फाइंड्स देयर एप्लीकेशन इन मेनी ऑफ द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम एज वेल एज इन द होम अप्लायंसेस सच एज टेलीविजन, स्लीप टाइमर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. वॉशिंग मशीन में हम टाइम लगा सकते हैं, फिल्टर सर्किट में हम टाइम लगा सकते हैं, वाटर फिल्टर में टाइम लगा सकते हैं. उसके बाद हम टीवी में टाइम लगा सकते हैं, टेलीविजन में, कि इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद टीवी ऑफ हो जाना चाहिए या उस पर्टिकुलर टाइम के बाद टीवी ऑन होना चाहिए. हम सपोज हमारा वाटर लेवल कंट्रोलर है, सपोज हम पानी भर रहे, नल आया, हम पानी भर रहे ऊपर, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि सपोज अभी हमारी टैंक पूरी फुल हो गई है तो ऑटोमेटिकली मोटर ऑफ हो जाए. तो ये भी एप्लीकेशन हम टाइमर आईसी का यूज करके कर सकते हैं. ठीक है, तो हम सपोज हमें सुबह उठना है तो हम अलार्म लगाते हैं. तो अलार्म लगाते हैं मतलब हम क्या करते हैं, हम टाइम सेट करते हैं. सपोज हमने सुबह 5 का अलार्म लगाया है, तो मतलब क्या, सुबह 5 अगर बज गए तो सर्किट को इनपुट जाता है. इनपुट जाने के बाद सर्किट हमें आउटपुट देती है, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो. ओके, तो बेल बजती है और हम सुबह उठ जाते हैं. तो ये जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं टाइमर आईसी के. टाइमर आईसी इज नथिंग बट द आईसी विच सेट द टाइम, जो टाइम सेट करता है. अभी टाइम कैसे सेट करते हैं वो हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे. देन इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, process such as heating, baking, welding, etc. are to be performed on the material for precise time period. Okay, some of these processes may have to be done sequentially as well. देखो, अभी कुछ बेकिंग करना है तो वहाँ पे भी हम टाइम सेट कर सकते हैं. हमें मालूम है कि 5 मिनट के लिए हमें माइक्रोवेव ओवन में ये पर्टिकुलर सपोज ये केक रखना है, तो 5 मिनट के बाद उसकी पूरी बेकिंग हो जाएंगी, तो हम 5 मिनट का टाइम उसमें सेट करते हैं. ओके, तो 5 मिनट के बाद वो बेक होने के बाद ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाता, ऑफ हो जाता है. तो ये जो टाइम सेट करने की जो टेक्निक है वो हम आईसी 555 का यूज करके कर सकते हैं. द टाइमर सर्किट कैन बी यूज एक्सटेंसिवली इन दिस प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइमर आईसी इज आईसी 555. ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक और फंडामेंटल आईसी है, टाइमर के लिए हम यूज करते हैं. विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय a Signetic Corporation of US in year 1972. 1972 में उसको फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था. सिग्नेटिक कॉर्पोरेशन नाम की एक इंडस्ट्री है यूएस में, उन्होंने. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमिंग एंड देन proceed to study the operation and applications of the timer IC 555. Okay, the operation of the timer depends basically on charging and discharging of capacitor. अब ये जो टाइम है, ऑन टाइम, ऑफ टाइम,
ऑन टाइम है तब तक सर्किट ऑन रहेंगी, ऑफ टाइम है तो सर्किट ऑफ रहेंगी। ये जो उसके टाइमिंग के जो कुछ ऑपरेशन है वो हम कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे डिपेंड रखते हैं। ओके, देयरफॉर लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सर्किट। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे डिपेंड रहता है। ओके, इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं? आरएस फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, कंपैरेटर यूज करते हैं, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स यूज करते हैं और डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ओके, ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईसी 555। आईसी 555 की ब्लॉक डायग्राम, अब ये उसकी इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है आईसी 555 की। ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो हम ऑपरेशन के जरिए देखेंगे। ओके, ये पिन डायग्राम है आईसी 555 की। पिन डायग्राम, ये 8 पिन की आईसी होती है। इट इज 8 पिन आईसी। फर्स्ट पिन होता है ग्राउंड, जिसको हम ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं। सेकंड पिन होती है ट्रिगर। थर्ड पिन होती है आउटपुट, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। फोर्थ पिन होती है रीसेट, जिसमें हम दोनों जो ट्रांजिस्टर रहते ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसको रीसेट करते हैं। ओके, उसके बाद कंट्रोल वोल्टेज, फिफ्थ जो टर्मिनल होता है, पिन होती है, उसको कंट्रोल वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं। सिक्स पिन थ्रेशोल्ड के लिए होती है, सेवंथ डिस्चार्ज के लिए और एट्थ वीसीसी के लिए। ये बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब जब हम मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर सीखेंगे तब यह इंटरनल सर्किट भी, इसका ऑपरेशन भी आपको पता चलेगा। ओके, यहाँ पे देखो, ये हमारा, हम यहाँ पे दो कंपैरेटर यूज करते हैं। एक यूसी जिसको हम अपर कंपैरेटर बोलते हैं, एक एलसी जिसको हम लोअर कंपैरेटर बोलते हैं। ओके, अपर कंपैरेटर का नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को हम पिन थ्रेशोल्ड पिन को कनेक्ट करते हैं। ओके, और इन्वर्टिंग टर्मिनल हम एक पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे कनेक्शन नहीं है और यहाँ पे कनेक्शन है। ओके, और ये लोअर कंपैरेटर होता है, उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, और इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने पिन नंबर 2 को दिया, जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं। यहाँ से हम एक नेगेटिव ट्रिगर इसको देंगे। ये ग्राउंड पिन नंबर 1 और ये वीसीसी पिन नंबर 8, जिसको हम पॉजिटिव डीसी पावर सप्लाई देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम 3 रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, ये 2 और ये 3। और ये जो तीनों रजिस्टर है, तीनों रजिस्टर का जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है, 5 किलो ओम, 5 किलो ओम, 5 किलो ओम। यहाँ पे 3 रजिस्टर रहते हैं जिसकी वैल्यू रहती है 5 किलो ओम। इसीलिए हम इस आईसी को आईसी 555 बोलते हैं। 555 का मतलब होता है इसमें 3 इंटरनल रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किया है। ओके, तो अपर कंपैरेटर लोअर कंपैरेटर का आउटपुट हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को देते हैं। फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप को एक रीसेट पिन हम देते हैं। रीसेट पिन को अगर हमने इनपुट दिया तो रीसेट किया तो वो फ्लिप फ्लॉप जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पे आती है, हमें मालूम है, जिसको हमें ये Q1 और Q बार 0 हो जाता है। तो Q बार जो है वो हम आउटपुट को लेते हैं पिन नंबर 3 से, और जो Q है वो Q का आउटपुट हम ये डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर को देते हैं, और डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर को हमें कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, और वो कैपेसिटर के थ्रू फिर कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। इसलिए इस पिन को डिस्चार्ज कैपेसिटर बोलते हैं, डिस्चार्ज पिन बोलते हैं। अब ये आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जब हम उसका ऑपरेशन देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो हम डायरेक्टली अभी देखेंगे ऑपरेशन। फीचर्स ऑफ आईसी 555, आईसी 555 के कुछ फीचर्स देखेंगे हम। पॉसिबल टू एडजस्ट टाइमिंग फ्रॉम माइक्रो सेकंड टू आवर्स, माइक्रो सेकंड से लेके तो कुछ घंटे तक का टाइम हम सेट कर सकते हैं उसमें। ऑपरेट्स इन बोथ अस्टेबल एंड मोनोस्टेबल मोड इज पॉसिबल, ये अस्टेबल और मोनोस्टेबल दोनों मोड में ऑपरेट कर सकती है। अभी अस्टेबल क्या होता है, मोनोस्टेबल क्या, हम अभी डिस्कस करेंगे। ड्यूटी साइकिल ये एडजस्ट होती है, एडजस्टेबल है, मतलब ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। कितना ऑन टाइम रखना है सर्किट में, कितना ऑफ टाइम रखना है, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद current sourcing and sinking capacity of the output is 200 milliampere. Output and supply voltage are TTL compatible. सप्लाई वोल्टेज और आउटपुट जो है वो TTL compatible होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। वेरी गुड टेम्परेचर स्टेबिलिटी, टेम्परेचर स्टेबिलिटी अच्छी होती है। उसके बाद आउटपुट कैन ड्राइव नॉर्मली और नॉर्मली ऑन और नॉर्मली ऑफ, और ऑफ टाइप लोड से। आउटपुट जो है वो नॉर्मली ऑन लोड पे और नॉर्मली ऑफ लोड पे भी क्या होता है, ड्राइव होता है। उसके बाद इट इज अवेलेबल इन 8 पिन
MSOP पैकेज। उसके बाद मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज उसका 18 वोल्ट तक होता है। पावर डिसिपेशन कम है, 600 टू 1100 मिलीवाट तक पावर डिसिपेशन होता है उसका। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज 0 to 70 डिग्री तक ये ऑपरेट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ IC 555। IC 555 जनरली 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेट होती है। देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी ऑपरेटर। मल्टी ऑपरेटर मतलब क्या? नॉन साइनोसॉइडल वेव जनरेटर। तो मल्टी ऑपरेटर के 3 टाइप्स होते हैं, अस्टेबल मल्टी ऑपरेटर, मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर और बायस्टेबल मल्टी ऑपरेटर। उसमें से ये जो मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर उसको स्पेशली टाइमर सर्किट ऐसा बोलते हैं। तो अस्टेबल मल्टी ऑपरेटर में क्या होता है कि हमें कुछ भी इनपुट देने की जरूरत नहीं होती सर्किट को, और सर्किट ऑटोमेटिकली क्या करती है? सिग्नल जनरेट करती है। तो मतलब इनपुट देने की जरूरत नहीं, मतलब उसको हमें ट्रिगर इनपुट देने की जरूरत नहीं, ट्रिगर सिग्नल देने की जरूरत नहीं है। तो विदाउट एनी ट्रिगर, अस्टेबल मतलब क्या? उसमें एक भी स्टेट स्टेबल नहीं रहती, मतलब ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है सिग्नल। हमें आउटपुट में जो सिग्नल मिलता है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ मिलता है। ओके, मतलब कंटिन्यूस स्क्वायर वेव मिलता है। दोनों भी स्टेट जो रहती है, स्टेट मतलब क्या? एक ऑन स्टेट और एक ऑफ स्टेट, दो स्टेट रहती है एक्चुअली, एक ऑन स्टेट और एक ऑफ स्टेट। ये ऑन है, उसके बाद ये ऑफ स्टेट है। ठीक है, ये ऑफ स्टेट, ये फिर से ऑन स्टेट, फिर से ऑफ स्टेट, ये फिर से ऑन स्टेट, ठीक है, फिर से ऑफ स्टेट। तो ये जो हमें कंटिन्यूस स्क्वायर वेव मिलता है आउटपुट में, तो उसको दो स्टेट होती है, ये इसको बोलते हैं ऑन स्टेट और इसको बोलते हैं ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट मतलब कुछ पॉजिटिव वोल्टेज हमें मिलता है, और ऑफ स्टेट मतलब जीरो वोल्टेज मिलता है हमें आउटपुट में। ठीक है, तो अस्टेबल मल्टी ऑपरेटर मतलब ऐसा मल्टी ऑपरेटर जिसको हमने कुछ भी ट्रिगर नहीं दिया, फिर भी ऑन का डायरेक्टली ऑफ होता है, ऑफ का डायरेक्टली ऑन होता है, ऑटोमेटिकली कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हिसाब से हमें ऑन ऑफ सिग्नल आउटपुट में मिलता है, उसको बोलते हैं अस्टेबल मल्टी ऑपरेटर। ठीक है, द अस्टेबल मल्टी ऑपरेटर आउटपुट डज नॉट हैव एनी स्टेबल स्टेट, उसमें कुछ भी स्टेबल स्टेट नहीं रहती, एक भी स्टेबल स्टेट नहीं रहती। इट्स आउटपुट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम हाई टू लो एंड लो टू हाई रिपीटेडली। नो ट्रिगर पल्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूज, उसके लिए कुछ भी ट्रिगर पल्स हमें देने की जरूरत नहीं होती। दूसरा होता है मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर। अब मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर मतलब क्या? मोनो, मोनो मतलब वन, मतलब इसमें एक स्टेबल स्टेट होती है। एक स्टेबल स्टेट मतलब एक स्टेट अनस्टेबल है। मतलब हमें ऑन जो है, तो ऑन स्टेट को सपोज हमें ऑफ करना है तो हमें ट्रिगर देने की जरूरत नहीं, ऑन स्टेट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। पर ऑफ स्टेट को अगर ऑन करना है तो हमें ट्रिगर देना पड़ता है। मतलब उसको एक स्टेट उसमें स्टेबल रहती है, स्टेबल मतलब ऐसी स्टेट की जिसको ट्रिगर दिया तभी वो चेंज होती है। और अनस्टेबल स्टेट मतलब क्या? जिसको ट्रिगर नहीं भी दिया तो भी वो स्टेट ऑटोमेटिकली कब चेंज हो जाती है, कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अकॉर्डिंगली। तो मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर आउटपुट हैज ओनली वन स्टेबल स्टेट। मोनो मीन्स वन। एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स नीड्स टू बी यूज फॉर मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर, उसके लिए एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स हमें देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है बायस्टेबल मल्टी ऑपरेटर। बायस्टेबल मतलब इसमें दोनों भी स्टेट स्टेबल होती है, मतलब ऑन का ऑफ करने के लिए ट्रिगर देना पड़ता है, ऑफ का ऑन करने के लिए फिर से ट्रिगर देना पड़ता है, मतलब इसे दो ट्रिगर पल्स इनपुट देना पड़ता है। So it is a multi-operator circuit, the output of which has two stable state. We have to apply external input in order to change the existing state of the output. SR flip-flop is the example of SR flip-flop जो होती है is the example of bistable multi-operator. देखो bistable multi-operator is also called as flip-flop. Flip-flop एक किसका एग्जांपल है? bistable multi-operator का। अब हम देखेंगे क्वाइसी स्टेबल स्टेट क्या होती है। क्वाइसी मतलब अनस्टेबल। क्वाइसी स्टेबल स्टेट इज डिफाइंड एज अ टेम्पररी स्टेबल स्टेट in which the multi-operator remain during its operation. After some time, the multi-operator will return back to its stable state. A monostable has one quasi-stable state and a stable state. Monostable has one quasi-stable state and a stable has two quasi-stable state, whereas bistable multi-operator has no quasi-stable state. Quasi मतलब जो temporary, मतलब कुछ देर के लिए वो स्टेट रहती है और बाद में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है स्टेट। मतलब ऑन है तो ऑटोमेटिकली ऑफ होती है, ऑफ है तो ऑटोमेटिकली ऑन होती है, उसको बोलते हैं स्टेबल, क्वाइसी स्टेबल स्टेट। ओके,
देन नेक्स्ट मोनोस्टेबल हैज, ये हमने देखा मोनोस्टेबल को वन कोएसिस्टेबल सेट रहती है, बायस्टेबल को एक भी कोएसिस्टेबल सेट नहीं रहती, और अस्टेबल को दो कोएसिस्टेबल सेट होते हैं। ठीक है, IC 555 वर्क एज अ टाइमर व्हेन इट इज ऑपरेटेड एज अ मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर। ठीक है, IC 555 ये टाइमर बोल के कब काम करती है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड एज अ मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर। अब हम मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर का ऑपरेशन देखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, मोनोस्टेबल मतलब जिसको कितने स्टेबल स्टेट है, जिसको एक ही स्टेबल स्टेट है और एक क्वाइसी स्टेबल है। क्वाइसी स्टेबल मतलब टेम्पररी, वो टेम्पररी क्या रहती है, टेम्पररी रहती है, बाद में ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाती है, या ऑफ है तो ऑन हो जाती है। तो ये सर्किट डायग्राम है मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर की। ये हमारे IC 555, उस ये पिन नंबर 4 और 8 को हमने प्लस VCC दिया है, मतलब ये 4 और ये 8 को प्लस VCC दिया है, रिसेट और प्लस VCC को हमने प्लस VCC दिया है, मतलब ये रिसेट, अब ये रिसेट नहीं होगा। उसके बाद पिन नंबर 4 और 7 के बीच हमने ये RA रजिस्टर कनेक्ट किया है, फिर पिन नंबर 7 और 8 में हमने डायरेक्टली सिंपली उसको कंडक्टर से कनेक्ट किया है, और पिन नंबर 8 को हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और पिन नंबर 2 को हमने ट्रिगर इनपुट दिया है, यहाँ पे ये ट्रिगर इनपुट है, निगेटिवली ट्रिगर इनपुट। ठीक है, और पिन नंबर 3 से हम आउटपुट ले रहे हैं, पिन नंबर 1 को ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया, पिन नंबर 5 को कैपेसिटर थ्रू हमने ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया। अब हम उसकी इंटरनल डायग्राम के हिसाब से ये ऑपरेशन देखेंगे कैसा होता है। तो सो फुल कॉन्सेंट्रेशन से इसको सुनो। देखो ये सर्किट डायग्राम है, ये इंटरनल डायग्राम है। यहाँ पे क्या होता है, हमें इंटरनल डायग्राम मालूम है उसकी कैसी है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो देखो यहाँ पे क्या रहता है, ट्रांजिस्टर, ये कोई अपर कंपैरेटर होता है, ये लोअर कंपैरेटर होता है। ओके, अपर कंपैरेटर का ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, लोअर कंपैरेटर का ये नॉन इन्वर्टिंग और ये इन्वर्टिंग। अब यहाँ पे हमने 3 रजिस्टर कनेक्ट किए हैं, 5K, 5K और 5K। अपर कंपैरेटर ये जो, अब ये 3 रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट किए, यहाँ पे प्लस VCC है और यहाँ पे ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने वोल्टेज डिवीजन रूल अगर लगाया, तो अगर ये वोल्टेज है VCC, ये VCC ये 3 रजिस्टर में क्या होगा, डिवाइड होगा, बराबर है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा हमें, ये हम देखेंगे। देखो ये 5 किलो ओम है, ये 5 किलो ओम है और ये 5 किलो ओम है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, याद है, क्योंकि ये वोल्टेज किसके अक्रॉस का है, देखो यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो ये यहाँ पे जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो कितना रहेगा वो हम देखेंगे। ये वोल्टेज किसके अक्रॉस का है, ये 5 किलो ओम के अक्रॉस का है। ओके, ये जो वोल्टेज है ये यहाँ पे जो दिखा है वो कितना है, 1.3 VCC है। देखो यहाँ पे आपको दिखा है इट इज 1.3, सॉरी 1/3 VCC है। तो ये 1/3 VCC क्यों है, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, ये 5 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है। ओके, तो अगर हमने उसको वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया तो हम कैसे, देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, हम उस वोल्टेज को सपोज V1 बोलेंगे, V1 इज इक्वल टू, ये किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, 5 किलो ओम का, 5 किलो ओम के अक्रॉस, इसलिए हम उसको लिखेंगे 5 किलो। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, VCC से लेके ग्राउंड तक टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, ये 5K, ये 5K और ये 5K, मतलब 5K प्लस 5K प्लस 5K 15K, कितना 15K इंटू VCC इंटू एक्टिव सप्लाई वोल्टेज सोर्स VCC। तो 5K डिवाइडेड बाय 15K कितना होता है, तो 5K डिवाइडेड बाय 15K होता है 1/3, कितना होता है वो 1/3 VCC। ओके, 1/3 VCC। इसीलिए यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ का वोल्टेज कितना है 1/3
VCC। समझ में आ गया ये कितना वोल्टेज है, 1/3 VCC। अब यहाँ का वोल्टेज हम देखेंगे यहाँ का। अब ये जो वोल्टेज है, ये जो पोटेंशियल है किसके अक्रॉस का है, ये 5K के अक्रॉस का, ये 5K के अक्रॉस का, और ये 5K के अक्रॉस का। मतलब ये 10K के अक्रॉस का वोल्टेज है। कौन सा, ये वोल्टेज यहाँ का। वो कितना यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये 2/3 VCC। तो 10K मतलब कैसा होगा फिर ये, अगर हमने उसको कैलकुलेट किया तो क्या होगा, किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, 10 किलो ओम के अक्रॉस का। सो 10K डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5K प्लस 5K प्लस 5K 15K इंटू VCC। सो कितना होगा ये, 10K बाय 15K 2/3। 10K बाय 15K क्या होता है, 2/3 VCC। ओके, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है फिर, 2/3 VCC। ये देखो 2/3 VCC। तो यहाँ का वोल्टेज है 2/3 VCC, क्योंकि ये 5K प्लस 5K 10K के अक्रॉस का रेजिस्टेंस वोल्टेज है। और यहाँ का जो वोल्टेज है वो है 1/3 VCC, क्योंकि ये 5K के अक्रॉस का वोल्टेज है, इसलिए हमने ये कैलकुलेट भी करके दिखाया आपको। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पे VCC दिया है, ये VCC हमने यहाँ पे दिया है, और ये रीसेट को भी हमने VCC दिया। मतलब रीसेट को कंटिन्यूसली पॉजिटिव लॉजिक देने की वजह से सर्किट पे वो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके, तो सर्किट उसके नॉर्मल ऑपरेशन पे वर्क करेंगे, ये सर फ्लिप फ्लॉप। अब दूसरा नेक्स्ट है, अब ये जो पिन नंबर कौन सी पिन नंबर हमारे हो गए अभी, ये देखो रीसेट हो गया है, इसका काम हो गया है, फिर VCC का काम हो गया है। उसके बाद ये पिन नंबर 1 हमने ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, और पिन नंबर 5 भी हम ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं थ्रू कैपेसिटर। अब यहाँ पे क्या किया हमने, देखो ये VCC और ये पिन नंबर 7 के बीच ये RA रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ओके, फिर ये पिन नंबर 7 और 6 को हमने डायरेक्टली एक कैपेसिटर, एक सिंपली वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, पिन नंबर 6 है ये हमारा। ये पिन नंबर 6 और 7 को हमने एक सिंपली वायर से कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 7 को क्या है, पिन नंबर 7 को है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे हमारा। ओके, और ये उसका जो इमीटर है वो ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया हमने, और यहाँ पे बेस रहता है ट्रांजिस्टर का। ये है कलेक्टर, ये है इमीटर, और यहाँ पे होता है बेस। ठीक है, ट्रांजिस्टर। और ये ओके, यहाँ पे हो गया 7 को ये ट्रांजिस्टर, उसको डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और पिन नंबर 6 को क्या कनेक्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जंपिंग है, मतलब कनेक्शन नहीं है। पिन नंबर 6 कहाँ पे कनेक्ट है, अपर कंपैरेटर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। ये बात याद रखो, अपर कंपैरेटर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट है। और पिन नंबर 5 यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, वो तो पिन नंबर 5 हमने कहाँ पे भी कनेक्ट नहीं किया है। और ये यहाँ पे जो कनेक्शन है, यहाँ पे कितना वोल्टेज होता है, 2/3 VCC। कितना वोल्टेज होता है यहाँ पे, 2/3 VCC। और वो हमने कहाँ पे दिया, ये अपर कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया। सो अपर कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल को कितना वोल्टेज है, 2/3 VCC। ठीक है, अब ये लोअर कंपैरेटर की बात करते हैं। लोअर कंपैरेटर का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, और यहाँ पे कितना वोल्टेज होता है, 1/3 VCC। कितना वोल्टेज होता है, 1/3 VCC होता है। और ये लोअर कंपैरेटर का इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने कहाँ पे कनेक्ट किया है, पिन नंबर 2 को। यहाँ पे जंपिंग है। ओके, ओके, यहाँ पे ऐसी जंपिंग है, पिन नंबर 2 को हमने क्या किया, उसको कनेक्ट किया। तो पिन नंबर 2 किसको कनेक्ट है, लोअर कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल को। ठीक है, अब ये कनेक्शन आपको समझ में आएगा। अब ये अपर कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो हमने कहाँ पे कनेक्ट किया, SR फ्लिप फ्लॉप के S टर्मिनल को। और लोअर कंपैरेटर का आउटपुट हमने कहाँ पे कनेक्ट किया, SR फ्लिप फ्लॉप के R इनपुट को। और SR फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन आपको मालूम है, S1 रहा, R0 रहा तो Q1 मिलता है, Q बार 0 मिलता है। S0 रहा, R1 रहा तो Q0 मिलता है, Q बार हमें 1 मिलता है। ओके, ये आपको मालूम है। उसके बाद ये जो SR फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है,
SR फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है Q, वो हमने कहाँ पे इनपुट दिया है? ये ट्रांजिस्टर के बेस को इनपुट दिया है, ट्रांजिस्टर के बेस को। अगर ये SR फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो अगर 1 रहा तो वो ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच बोल के एक्ट करेगा, मतलब वो सिंपली कंडक्टर बोल के एक्ट करना, क्योंकि वो ऑन रहेगा। ये SR फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है Q, ये अगर 1 रहेगा तो ये 1 हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस को इनपुट दिया है, मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। ऑन मतलब सिंपली क्लोज स्विच बोल के एक्ट होगा, ओके। और अगर ये क्लोज स्विच बोल के एक्ट होगा तो यहाँ से कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, वो हम बाद में देखेंगे, ओके। और अगर ये 0 रहता है, Q का आउटपुट अगर 0 रहता है, मतलब SR फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है Q, वो अगर 0 रहता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। देखो यहाँ पे दिखा है वो ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। ऑफ मतलब वो कंडक्ट नहीं करेगा, वो ओपन स्विच बोल के एक्ट करेगा। और ये जो है Q बार हमको मालूम है 2 आउटपुट रहते हैं SR फ्लिप फ्लॉप को। अगर Q 1 रहता है तो Q बार 0 होता है, अगर Q 0 होता है तो Q बार 1 होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट होते हैं। तो हमारा जो आउटपुट है पिन नंबर 3 से हम लेते हैं वी आउट, वो हमारा आउटपुट जो है वो SR फ्लिप फ्लॉप का Q बार का आउटपुट है। तो Q बार की जो वैल्यू है वो हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है, ओके। ये समझ में आएगा आपको? इसको जो हमने उसकी डिजाइन है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो आर्किटेक्चर उसके, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम उसकी वर्किंग देखेंगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट डायग्राम एंड दिस वेव फॉर्म। अब इनिशियली हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये जो कंपैरेटर है, अपर कंपैरेटर, अब इनिशियली हमने यहाँ पे VCC दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे 2/3 VCC है और ये 2/3 VCC है, ओके। और यहाँ पे कैपेसिटर जो है, वो कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो इनिशियली क्या है? 0 है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। देखो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो इसको, तभी आपको समझ में आएगा, ओके। देखो हम अभी उसकी वर्किंग देखने वाले हैं। तो इनिशियली कैपेसिटर की चार्जिंग 0 है, कैपेसिटर की चार्जिंग 0 है, इसका मतलब क्या? हम ऐसा कंसिडर करें कैपेसिटर की चार्जिंग 0 है, तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो किसको इनपुट दिया है हमने? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज 0 है और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज 2/3 VCC है। तो कौन सा वोल्टेज ज्यादा है? इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है। तो नॉन इन्वर्टिंग का 0 है, इन्वर्टिंग का ज्यादा है, मतलब इसका इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज क्या होगा? निगेटिव होगा। इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज क्या होगा उसका? निगेटिव होगा। और इसकी वजह से इसका आउटपुट क्या आएगा फिर? 0, ओके। ये कंपैरेटर का आउटपुट क्या आएगा? 0। कंपैरेटर का आउटपुट 0 मतलब यस को क्या इनपुट गया? 0। एस को 0 इनपुट गया गया, ओके। और दूसरा, अब लोअर कंपैरेटर देखेंगे हम। लोअर कंपैरेटर में यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कितना वोल्टेज है? 1/3 VCC। और इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है, इन्वर्टिंग टर्मिनल को सपोज हमने कुछ भी इनपुट नहीं दिया है, मतलब ट्रिगर दिया ही नहीं है। अगर यहाँ पे हमने ट्रिगर दिया ही नहीं है तो यहाँ पे हमें जो, अगर हमने यहाँ पे ट्रिगर इनपुट दिया ही नहीं सपोज, ठीक है, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो यहाँ का वोल्टेज कितना रहेगा? सपोज हमने ट्रिगर दिया ही नहीं उसको, तो उसका वोल्टेज सपोज अभी 0 है, ओके। तो या सपोज हमने यहाँ पे ट्रिगर इनपुट दिया, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमने ट्रिगर इनपुट, ट्रिगर कैसा दिया? सपोज हमने क्या किया, ये जो पिन नंबर 2 है, देखो ये जो पिन नंबर 2 है, ये पिन नंबर 2 को हमने VCC को कनेक्ट किया कंटिन्यूअसली। देखो ये बात समझ लो, ये पिन नंबर 2 हमने किसको कनेक्ट किया है? VCC को। VCC मतलब ये जितना वोल्टेज है, ये VCC को ही हमने पिन नंबर 2 कंटिन्यूअसली कनेक्ट किया है। तो VCC है वो कंटिन्यूअसली VCC को ही कनेक्ट रहेगा। तो मतलब पिन नंबर, ये जो लोअर कंपैरेटर है उसका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो कंटिन्यूअसली VCC को कनेक्ट रहेगा। तो ये VCC ज्यादा है, मतलब इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग का 1/3 VCC। तो कौन सा ज्यादा है इसमें? VCC इज ग्रेटर देन 1/3 VCC। मतलब इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग का कम है, मतलब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज रहेगा नेगेटिव और आउटपुट में मिलेगा हमें 0। आउटपुट में क्या मिलेगा? 0।
मतलब अपर कंपैरेटर का आउटपुट 0, लोअर कंपैरेटर का आउटपुट 0, मतलब यस 0 और आर 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें? देखो एस आर फ्लिप फ्लॉप का अगर दोनों भी इनपुट 0 0 रहते हैं तो एस आर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या रहता है? जो प्रीवियस आउटपुट होता है। तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि एस आर फ्लिप फ्लॉप का प्रीवियस आउटपुट सपोज Q1 है और Q बार 0 है। आप उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि उसका प्रीवियस आउटपुट पहले 1 था, Q1 था और Q बार सपोज 0 था। मतलब अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप को दोनों भी इनपुट 0 0 रहे तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होती, उसकी स्टेट जो प्रीवियस है वही कंटिन्यू रहती है। तो अब हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि प्रीवियस स्टेट क्या थी? Q1 था और Q बार 0 था। तो अब Q जो है, ये जो 1 है, ये 1 किसको इनपुट गया अभी? ये ट्रांजिस्टर को इनपुट जाएगा। अब ट्रांजिस्टर को बेस के इनपुट गया मतलब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर ऑन है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रांजिस्टर ऑन है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑन होगा। ओके, और ये ऑन होने की ऑन है, इसका मतलब क्या कि ये सिंपली कंडक्टर बोल के एक्ट होगा। ओके, और कंडक्टर बोल के एक्ट होगा इसका मतलब क्या? कैपेसिटर जितना भी चार्ज होगा, ओके, तो उसकी ये कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो इस ट्रांजिस्टर के थ्रू वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर के थ्रू वो डिस्चार्ज होगा क्योंकि ये ऑन है। ओके, अब नेक्स्ट है, तो हमें आउटपुट में स्टेट कौन सी मिलेंगी? तो ये कैपेसिटर की चार्जिंग अगर कुछ रही तो वो डिस्चार्ज होगा, और बाकी ये जो वीसीसी है हमारा वो कंटिन्यूअसली ट्रांजिस्टर के थ्रू क्या होगा? ये ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड को जाएगा। तो कैपेसिटर की चार्जिंग होंगी नहीं क्योंकि ये डायरेक्टली एक ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड को जाएगा। ओके, अभी आउटपुट जो है हमारा वही पिन नंबर 3 है, तो ये पिन नंबर 3 में हमें क्या आउटपुट मिलेगा? देखो यहाँ पे हमने अभी ट्रिगर नहीं दिया है, मतलब ये स्टेट देखो आप, ये ओके, ट्रिगर नहीं दिया है मतलब पिन नंबर 2 जो है उसको सिंपली वीसीसी को कनेक्ट किया हुआ है। तो कैपेसिटर की चार्जिंग होंगी क्या? देखो कैपेसिटर की चार्जिंग कुछ भी नहीं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 0 है और आउटपुट क्या मिला हमें? 0, क्योंकि ये हमारा आउटपुट रहता है, ये आउटपुट हमें 0 मिला है और ये कंटिन्यूसली 0 है, उसको बोलते हैं स्टेबल स्टेट। देखो ये सर्किट चलती रही है, उसका ऑपरेशन चालू है, अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है उस पर। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रिगर देंगे पिन नंबर 2 को। अब पिन नंबर 2 को ट्रिगर देंगे मतलब क्या? उसको 1/3 वीसीसी से कम वोल्टेज देंगे हम। देखो 1/3 वीसीसी से हम उसको कम वोल्टेज देंगे। तो उसको अगर 1/3 वीसीसी से हमने कम वोल्टेज दिया तो ये जो है, देखो ये तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज 0 है, ये नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज 0 है, इन्वर्टिंग का 2/3 वीसीसी है, इसका आउटपुट कंटिन्यूसली अभी 0 ही रहेगा। अब हमने क्या किया? इसको ट्रिगर इनपुट दिया। ट्रिगर इनपुट दिया तो ट्रिगर इनपुट देने से पहले इसका आउटपुट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। देखो 0 आउटपुट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो 0 हमारी स्टेबल स्टेट है, मतलब ऑफ हमारे स्टेबल स्टेट है, यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली 0 ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? ट्रिगर देंगे। ट्रिगर देंगे मतलब जो वीसीसी से जो है वो हम 1/3 वीसीसी से कम वोल्टेज यहाँ पे देंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पे अगर वीसीसी 1/3 वीसीसी से कम इनपुट अगर हमने दिया तो इन्वर्टिंग का वोल्टेज कम होता है, नॉन इन्वर्टिंग का 1/3 वीसीसी मतलब ज्यादा होता है, तो इसका इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव होता है, तो आउटपुट में क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये हमें 1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 अगर 1 मिला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर से हम उसको वो ट्रिगर सिग्नल को निकाल देंगे, ट्रिगर सिग्नल को निकाल देंगे, पर थोड़ी देर के लिए ये 1 हो गया। ओके, 1 हो गया मतलब एस जीरो और R1 हो गया, मतलब क्या? एस जीरो और R1 है, इसका मतलब क्या? Q0 और Q बार 1 हो गया, मतलब अब स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। देखो क्या हो गया अभी? क्यू बार 1 हो गया और Q बार हमारा आउटपुट है, तो यहाँ पे ऑन हो गया अभी। ठीक है, ये क्या हो गया? ऑन हो गया। ठीक है, ये ऑन हो गया, तो ये 1 हो गया और ये जीरो है, इसका मतलब क्या? ये 0 है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर के बेस को जाएगा, ट्रांजिस्टर क्या होगा? ऑफ होगा। ये देखो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया मतलब ये सिग्नल यहाँ से जाएगा क्या? अब ये सिग्नल ये ट्रांजिस्टर के थ्रू नहीं जाएगा। ओके, ये सिग्नल क्या होगा? ये जो वोल्टेज है वो सिंपली ये आरए के थ्रू कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड को जाएगा और कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी। ओके,
कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी, और यहाँ का जो पोटेंशियल वो फिर से हम वीसीसी को देंगे, क्योंकि हमने जो ट्रिगर है ये बहुत कम टाइम के लिए दिया था, तो इसका आउटपुट फिर से जीरो हो जाएगा। इसका तो जीरो है ही, यहाँ पे हमने फिर से वीसीसी दिया है, ट्रिगर बहुत थोड़े समय के लिए हमने दिया था, पर ये अभी ऑन हो गया है, तो हमें ये ऑन टाइम मिला यहाँ पे। ओके, और कैपेसिटर की चार्जिंग अभी स्टार्ट होगी। अब कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होकर अगर कैपेसिटर 2/3 वीसीसी से ज्यादा चार्ज हो गए, देखो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल कितना रहता है यहाँ पे 2/3 वीसीसी, और अगर ये कैपेसिटर का वोल्टेज 2/3 वीसीसी से ज्यादा चार्ज हो गया तो ये अपर कंपैरेटर ऑन हो जाएगा। अपर कंपैरेटर का इनपुट डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा, उसका आउटपुट 1 आएगा। इसका आउटपुट 1 है, इसका 0 है, मतलब यस 1 है, आर 0 है। तो यस 1 हो गया, मतलब फिर से यस, ये Q1 हो जाएगा, Q बार 0 हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट फिर से 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसे ट्रिगर देने की जरूरत नहीं है। और 0 हो गया, और फिर ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएंगे, फिर से ऑन हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो फिर ये कैपेसिटर 2/3 वीसीसी तक चार्ज होगा, और बाद में फिर से उससे डिस्चार्ज होगा, और ये जो वीसीसी है वो भी इस ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड को जाएगा। अब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग चालू होंगी, और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग चालू होंगी तो फिर हमें ऑफ टाइम मिलेगा। फिर से हम ट्रिगर देंगे, फिर से ट्रिगर देने के बाद फिर से ऑन होगा, फिर से कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी, वो 2/3 वीसीसी तक चार्ज होगा, तो फिर से ऑफ स्टेट आएंगी, फिर से ऑफ स्टेट आएंगी तो वो कंटिन्यू रहेंगी, हम फिर से ट्रिगर देंगे उसको। तो इस तरीके से एक स्टेट जो रहती है ऑफ स्टेट वो स्टेबल स्टेट रहती है, उसको ट्रिगर देने के बाद ही वो ऑन होती है, और ऑन स्टेट ऑटोमेटिकली ऑफ होती है, उसको ट्रिगर देने की जरूरत नहीं होती। सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ दिस मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइमर सर्किट। ओके, तो जब तक उसका ऑन टाइम रहता है तब तक सर्किट ऑन रहती है, जब तक हमें उसका आउटपुट में ऑन टाइम मिलता है तब तक ये टाइमर सर्किट का आउटपुट हम जिस सर्किट को देते हैं वो ऑन रहती है, और जब ये ऑफ होती है तब ये सर्किट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ओके, so this is the operation of timer IC.